क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपके विचार, भावनाएं, यहाँ तक कि अभी जो शब्द आप सुन रहे हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? आज जो सवाल हम करने वाले हैं, वही सवाल 150 साल पहले एक ब्रिलियंट फिलॉसफर और साइंटिस्ट ने किया था। उसका नाम था जॉर्ज हेनरी ल्यूइस, और उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने मानव मन को समझने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन रुकिए, क्योंकि जो बात मैं आपको अगले 20 मिनट में बताने वाला हूं, वो आपकी जिंदगी के बारे में आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगी। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो इस किताब में छुपा है और जिसे 99% लोग नहीं जानते। आज हम बात करने जा रहे हैं द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड की, एक ऐसी किताब जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का जवाब देने की कोशिश करती है। ये रहस्य है हमारे मन और शरीर के बीच का कनेक्शन। ल्यूइस ने इस किताब में जो लिखा है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 150 साल पहले था। दरअसल आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिसकी शुरुआत इस किताब से हुई थी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले, अगर आप साइकोलॉजी, फिलॉसफी या साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको कहीं और इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। जॉर्ज हेनरी ल्यूइस कौन थे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस इंसान ने 19वीं सदी में वो सब सोचा था जिसे आज की मॉडर्न साइंस प्रूफ कर रही है। ल्यूइस एक पॉलीमैथ थे, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो कई विषयों के एक्सपर्ट थे। वो फिलॉसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे और राइटर भी थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो उस टाइम पीरियड में रहते थे जब साइंस और फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा था। 1817 में लंदन में पैदा हुए ल्यूइस का बचपन बहुत चैलेंजिंग था। उनके फादर अर्ली एज में मर गए और फैमिली को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। लेकिन इसी स्ट्रगल ने उनके अंदर एक इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी डेवलप की। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते थे, लिटरेचर से लेकर साइंस तक, फिलॉसफी से लेकर साइकोलॉजी तक। यंग एज में ही ल्यूइस ने रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इनकम्प्लीट है। यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट्स को सेपरेट कंपार्टमेंट्स में टीच किया जाता था, लेकिन रियल वर्ल्ड में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसी रियलाइजेशन ने उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करने पर फोर्स किया। ल्यूइस का पर्सनल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो फेमस राइटर जॉर्ज एलियट के लाइफ पार्टनर थे, एक ऐसा रिलेशनशिप जो उस विक्टोरियन सोसाइटी में रेवोल्यूशनरी था। दोनों इंटेलेक्चुअल इक्वल्स थे और एक दूसरे के वर्क को इंस्पायर करते थे। जॉर्ज एलियट के नॉवेल्स में साइकोलॉजी की जो डेप्थ दिखती है, उसमें ल्यूइस का इन्फ्लुएंस क्लियरली नजर आता है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ल्यूइस सेल्फ टॉट साइंटिस्ट थे। उन्होंने माइक्रोस्कोपी सीखी, एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट्स किए। वो रेगुलरली लंदन जू जाते थे एनिमल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए। वो मरीन बायोलॉजी में भी इंटरेस्टेड थे और सीसाइड पर जाकर सी क्रीचर्स का स्टडी करते थे। इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ने उनकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल फाउंडेशन दिया। डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अभी अभी आया था और लोग कंफ्यूज थे कि इंसान एक्चुअली क्या है। क्या हम सिर्फ एनिमल्स हैं या हमारे पास कुछ स्पेशल है? इसी कंफ्यूजन के बीच में ल्यूइस ने द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड लिखी। उन्होंने कहा कि हमें इन सवालों का जवाब देने के लिए साइंस का सहारा लेना होगा, न कि केवल फिलॉसफी या रिलीजन का। उस समय का इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी थी जो सोल को सेपरेट एंटिटी मानती थी। दूसरी तरफ इमर्जिंग मटेरियलिज्म थी जो कहती थी कि सब कुछ मैटर है। ल्यूइस ने एक थर्ड वे प्रपोज किया, मॉनिज्म। उन्होंने कहा कि माइंड और मैटर सेम रियलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सेपरेट एंटिटीज नहीं। इस फिलोसॉफिकल पोजीशन को डेवलप करने के लिए ल्यूइस ने ईयर्स स्पेंड किए जर्मन फिलॉसफी को स्टडी करते हुए। वो कांट, हेगल, शोपेनहावर के वर्क्स को डीपली एनालाइज करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो फ्रेंच पॉजिटिविस्ट्स जैसे ऑगस्ट कोम्ट से भी इन्फ्लुएंस थे। कोम्ट का आइडिया था कि नॉलेज साइंटिफिक मेथड से ही एक्वायर की जा सकती है। ल्यूइस की जीनियस ये थी कि उन्होंने फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन को कंबाइन किया।
वो सिर्फ आर्म चेयर फिलॉसफी नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे। उनकी लैबोरेटरी उनके घर में थी, जहां वो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को समझने के लिए। उस टाइम माइक्रोस्कोप्स अभी प्रिमिटिव थे, लेकिन ल्यूइस ने जो कुछ भी अवेलेबल था उसका मैक्सिमम यूज किया। वो नर्व फाइबर्स को ऑब्जर्व करते थे, ब्रेन टिश्यूज को स्टडी करते थे। वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने रियलाइज किया कि ब्रेन एक्चुअली फिजिकल ऑर्गन है जो माइंड को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। ल्यूइस का मानना था कि माइंड और बॉडी सेपरेट चीजें नहीं हैं, बल्कि वो एक ही चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं। आज हम इसे माइंड बॉडी यूनिटी कहते हैं, लेकिन उस टाइम पर यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर लोग मानते थे कि सोल या माइंड कुछ अलग चीज है जो बॉडी के अंदर रहती है, जैसे कि एक गोस्ट मशीन के अंदर रह रहा हो। लेकिन ल्यूइस ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइंड एक्चुअली फिजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। ये स्टेटमेंट उस टाइम के लिए बहुत शॉकिंग था। इमेजिन करिए, 150 साल पहले कोई ये कह रहा था कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स एक्चुअली ब्रेन के केमिकल रिएक्शंस हैं। आज हमारे लिए ये नॉर्मल लगता है, लेकिन उस टाइम ये एक ब्रेक थ्रू था। अब आइए इस किताब के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ल्यूइस ने अपनी किताब को कई सेक्शंस में डिवाइड किया था, और हर सेक्शन एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को एड्रेस करता था। पहला मेजर कॉन्सेप्ट है द नेचर ऑफ लाइफ, जीवन की प्रकृति। ल्यूइस ने कहा कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि लाइफ एक्चुअली क्या है, हम माइंड को भी नहीं समझ सकते। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइफ एक प्रोसेस है, कोई थिंग नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। आज भी जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि लाइफ डायनामिक प्रोसेसेस का कलेक्शन है। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन, ये सब प्रोसेसेस हैं। ल्यूइस ने कहा कि माइंड भी एग्जैक्टली वैसे ही एक प्रोसेस है। जैसे डाइजेशन एक प्रोसेस है, सर्कुलेशन एक प्रोसेस है, वैसे ही थिंकिंग भी एक प्रोसेस है। इसमें कुछ मैजिकल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये इसे और भी फैसिनेटिंग बनाता है। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है द नर्वस मैकेनिज्म, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। अब यहाँ ल्यूइस की जीनियस दिखती है। उस टाइम पर माइक्रोस्कोप्स अब भी डेवलप हो रहे थे और ब्रेन के बेयर स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कम पता था। लेकिन ल्यूइस ने लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ये प्रिडिक्ट किया कि नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ल्यूइस ने नर्वस सिस्टम को समझने के लिए कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी से एनालॉजीज ड्रॉ की। टेलीग्राफ सिस्टम उस टाइम नई टेक्नोलॉजी थी, और ल्यूइस ने ऑब्जर्व किया कि जैसे टेलीग्राफ मैसेजेस को एनकोड करके ट्रांसमिट करता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। लेकिन नर्वस सिस्टम टेलीग्राफ से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसमिट नहीं करता बल्कि प्रोसेस भी करता है। उन्होंने नर्व सेल्स को लिविंग टेलीग्राफ्स कहा था। हर नर्व सेल इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और दूसरे सेल्स को फॉरवर्ड करता है। ये प्रोसेसिंग पैरेलल होती है, सीक्वेंशियल नहीं। यानी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स सिमल्टेनियसली डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं। ल्यूइस ने यह भी रियलाइज किया कि नर्वस सिस्टम हायरार्किकल है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिक रिफ्लेक्सेस हैंडल करती है, ब्रेन स्टेम ब्रीदिंग और हार्ट रेट कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करता है। ये हायरार्की एफिशिएंसी के लिए है। जरूरी फंक्शंस ऑटोमेटिक रहते हैं। कॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकता है। सबसे रिमार्केबल इंसाइट ये थी कि नर्वस सिस्टम प्लास्टिक है। ल्यूइस ने ऑब्जर्व किया कि रिपीटेड यूज से न्यूरल पाथवेज स्ट्रेंथन होते हैं। जो एक्टिविटीज हम बार बार करते हैं वो ईजियर हो जाती हैं। आज हम इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ल्यूइस के पास था। आज हम जानते हैं कि ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, सिनेप्सिस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। लेकिन ल्यूइस ने बिना इन डिटेल्स को जाने ये समझ लिया था कि ब्रेन बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। वो कहते थे कि जैसे टेलीग्राफ वायर्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं, वैसे ही नर्वस सिस्टम भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है एनिमल ऑटोमेटिज्म, जो आज हम अनकॉन्शियस प्रोसेसेस कहते हैं। ल्यूइस ने ऑब्जर्व किया कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैपन करती हैं। आपका हार्ट बीट करता है, आप ब्रीथ करते हैं,
आपका फूड डाइजेस्ट होता है, ये सब आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता। लेकिन ल्यूइस की इंसाइट ये थी कि मेंटल प्रोसेसेस में भी बहुत कुछ ऑटोमेटिक है। आज हम इसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। फ्रॉइड ने बाद में इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, लेकिन बेसिक आइडिया ल्यूइस के पास पहले से था। वो कहते थे कि हमारे थॉट्स का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक प्रोसेसेस का रिजल्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ल्यूइस ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने डिकैपिटेटेड फ्रॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और ऑब्जर्व किया कि हेडलेस फ्रॉग्स भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स शो करते हैं। अगर आप एसिड ड्रॉप करते हैं फ्रॉग की स्किन पर, तो वो अप्रोप्रिएट लेग से उस स्पॉट को स्क्रैच करता है। ये बिहेवियर कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर भी पर्पसफुल है। इससे ल्यूइस ने कंक्लूड किया कि बिहेवियर का एक बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है मेंटल एक्टिविटी का, बाकी सब बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये इंसाइट रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि उस टाइम लोग मानते थे कि कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। ल्यूइस ने शो किया कि कॉन्शियसनेस एक्चुअली एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करती है। रूटीन एक्टिविटीज ऑटोमेटिक हो जाती हैं ताकि कॉन्शियस माइंड को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए फ्री रखा जा सके। ल्यूइस ने यह भी ऑब्जर्व किया कि स्किल्ड एक्टिविटीज इनिशियली कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर करती हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो इनिशियली हर मूवमेंट कॉन्शियस है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर ऑटोमेटिकली गियर चेंज करता है, स्टीयरिंग हैंडल करता है। यह ट्रांजिशन कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में न्यूरोप्लास्टिसिटी का एविडेंस है। चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्स थ्योरी, यानी रिफ्लेक्स एक्शंस का थ्योरी। अगर कोई आपकी आंख के पास अचानक कुछ लाए तो आप ऑटोमेटिकली ब्लिंक करते हैं। अगर आपके नी पर टैप करें तो आपका लेग ऑटोमेटिकली जर्क करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। ल्यूइस ने कहा कि ये रिफ्लेक्सेस एक्चुअली माइंड की वर्किंग को समझने की हैं। उन्होंने प्रपोज किया कि इवन कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस भी बेसिकली सोफिस्टिकेटेड रिफ्लेक्सेस हैं। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली आपका ब्रेन डिफरेंट इनपुट्स को प्रोसेस करके अप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट कर रहा है, बिल्कुल रिफ्लेक्स की तरह, सिर्फ ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पर। अब यहां एक फैसिनेटिंग पॉइंट आता है। ल्यूइस ने कहा कि कॉन्शियसनेस एक्चुअली नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी का रिजल्ट है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में सिंपल नर्वस सिस्टम्स होते हैं और उनमें बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम्स होते हैं और उनमें कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स और कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए ल्यूइस ने कंपैरेटिव अप्रोच यूज किया। उन्होंने डिफरेंट स्पीसीज के बिहेवियर को स्टडी किया, से जेलीफिश से लेकर मैमल्स तक। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, बिहेवियर भी सोफिस्टिकेटेड होता जाता है। जेलीफिश में सिंपल नर्व नेट होता है जो बेसिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करता है, लाइट की तरफ मूव करना, डेंजर से अवे जाना। फिश में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेटेड स्विमिंग, स्कूलिंग बिहेवियर इनेबल करता है। बर्ड्स में डेवलप्ड ब्रेन होता है जो नेविगेशन, टूल यूज, सोशल कम्युनिकेशन अलाउ करता है। मैमल्स में, स्पेशली प्राइमेट्स में, हाईली डेवलप्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। इससे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, कल्चर पॉसिबल होता है। ल्यूइस ने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसी इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन का पीक है। लेकिन ल्यूइस ने यह भी कहा कि कॉन्शियसनेस मैटर ऑफ डिग्री है, नॉट एन ऑल और नथिंग फिनोमिनन। हर एनिमल में कुछ न कुछ अवेयरनेस होती है, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है। ये व्यू आज भी कॉन्शियसनेस स्टडीज में एक्सेप्टेड है। ये आइडिया आज भी मॉडर्न न्यूरोसाइंस का बैकबोन है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ब्रेन का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज भी बढ़ती हैं। ह्यूमंस का ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए हमारे पास लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिएटिविटी जैसी एबिलिटीज हैं। ल्यूइस ने यह भी प्रिडिक्ट किया था कि अगर हम ब्रेन की स्ट्रक्चर को आर्टिफिशियली कॉम्प्लेक्स बना सकें तो आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस भी पॉसिबल है। ये आइडिया आज एआई रिसर्च का फाउंडेशन है। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, सब कुछ इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट्स इंटेलिजेंस। लेकिन ल्यूइस ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा
कि इंडिविजुअल माइंड एक्चुअली सोशल एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट भी है। ये बात भी रेवोल्यूशनरी थी। आज हम जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन अगर सोशल आइसोलेशन में ग्रो करें तो उनका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। ल्यूइस ने कहा कि माइंड एक्चुअली एक सोशल फिनोमेनॉन है। हमारी लैंग्वेज, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे वैल्यूज, ये सब सोसाइटी से आते हैं। इंडिविजुअल ब्रेन तो हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर सोसाइटी प्रोवाइड करती है। ये इनसाइट मॉडर्न साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की फाउंडेशन है। अब आइए इस किताब के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। ल्यूइस ने कहा कि अगर माइंड फिजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है तो इसका मतलब ये है कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी फिजिकल ट्रीटमेंट से सॉल्व हो सकती हैं। आज हम जानते हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी कंडीशंस ब्रेन केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और मेडिकेशन से ट्रीट हो सकती हैं। ल्यूइस के टाइम में मेंटल इलनेस को डीमन पोजेशन या मॉरल वीकनेस माना जाता था। पेशेंट्स को चेन्स में जकड़ कर रखा जाता था या एक्सॉर्सिज्म किया जाता था। ल्यूइस ने यह रेवोल्यूशनरी आइडिया दी कि मेंटल इलनेस एक्चुअली ब्रेन इलनेस है और इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उन्होंने सजेस्ट किया कि मेंटल पेशेंट्स को ह्यूमेन ट्रीटमेंट देना चाहिए। उनके ब्रेन में केमिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, वो मॉरली डिफेक्टिव नहीं है। ये अप्रोच मॉडर्न साइकेट्री की फाउंडेशन बनी। लेकिन ल्यूइस ने एक बैलेंस्ड अप्रोच सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि फिजिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ हमें साइकोलॉजिकल और सोशल इंटरवेंशंस भी यूज करने चाहिए, क्योंकि माइंड सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री नहीं है, वो एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस का भी रिजल्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेम ब्रेन पैथोलॉजी डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस और सोशल सपोर्ट। इसीलिए ट्रीटमेंट इंडिविजुअल को पूरी तरह अंडरस्टैंड करके करना चाहिए। ल्यूइस ने यह भी कहा कि प्रिवेंशन क्योर से बेटर है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं। प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थी एनवायरनमेंट, सोशल सपोर्ट, ये सब मेंटल हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं। ये अप्रोच आज की होलिस्टिक मेडिसिन की फाउंडेशन है। मॉडर्न डॉक्टर्स समझते हैं कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स सबको कंसिडर करना पड़ता है। बायोप्साइकोसोशल मॉडल एग्जैक्टली यही कहता है जो ल्यूइस 150 साल पहले सजेस्ट कर रहे थे। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखते हैं। ल्यूइस ने एजुकेशन के बारे में भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। उन्होंने कहा कि अगर माइंड लर्निंग के थ्रू डेवलप होता है तो प्रॉपर एजुकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना नहीं है। रियल एजुकेशन माइंड की कैपेबिलिटीज को डेवलप करना है। उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम लर्निंग पर बेस्ड थी। स्टूडेंट्स को फैक्ट्स मेमोराइज करने पड़ते थे, क्वेश्चंस पूछना डिस्करेज किया जाता था। ल्यूइस ने कहा कि ये अप्रोच कंप्लीटली रॉन्ग है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि माइंड एक मसल की तरह है जो एक्सरसाइज से स्ट्रेंथन होती है। अगर आप सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करेंगे तो मेमोरी डेवलप होगी, लेकिन थिंकिंग एबिलिटी नहीं। रियल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देने चाहिए, उन्हें थिंक करने पर फोर्स करना चाहिए। ल्यूइस ने सजेस्ट किया कि चिल्ड्रन को सिर्फ फैक्ट्स नहीं सिखाने चाहिए, बल्कि उन्हें थिंकिंग प्रोसेस सिखाना चाहिए। उन्हें ऑब्जर्वेशन करना सिखाना चाहिए, क्वेश्चंस पूछना सिखाना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग करना सिखाना चाहिए। ये आइडियाज आज की प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेसिस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। छोटे बच्चों का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, उन्हें कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बाद में इंट्रोड्यूस करने चाहिए जब ब्रेन रेडी हो जाए। ल्यूइस की एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर चाइल्ड का ब्रेन यूनिक है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच रॉन्ग है। एजुकेशन पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। वो प्रैक्टिकल लर्निंग के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस देने चाहिए। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रिप्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ये सब लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं। आज जब हम क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो एक्चुअली हम वही कह रहे हैं जो ल्यूइस 150 साल पहले कह रहे थे। मॉडर्न पेडागोजिकल थ्योरीज जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपीरियंशियल लर्निंग
मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, सबका फाउंडेशन ल्यूइस के आइडियाज में मिलता है। अब यहाँ एक मॉरल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है, अगर माइंड फिजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्री विल नहीं है? क्या हम सिर्फ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं? ल्यूइस ने इस क्वेश्चन को बहुत थॉटफुली एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि डिटर्मिनिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम नहीं है। ह्यूमन माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स जनरेट कर सकता है। जैसे वेदर डिटर्मिनिस्टिक लॉज फॉलो करता है लेकिन फिर भी अनप्रेडिक्टेबल है, वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर भी डिटर्मिनिस्टिक और अनप्रेडिक्टेबल दोनों है। ल्यूइस ने कहा कि रियल फ्रीडम नॉलेज में है। जब हम अपने माइंड की वर्किंग को समझते हैं तो हम उसे बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं तो हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। ये एक्चुअल लिबरेशन है। अब इस किताब का मॉडर्न साइंस पर इम्पैक्ट देखते हैं। ल्यूइस के आइडियाज ने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइंस को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। विलियम जेम्स, जो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, वो ल्यूइस से बहुत इन्फ्लुएंस थे। आइवन पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर की, उन्होंने भी ल्यूइस के रिफ्लेक्स थ्योरी को बेस के रूप में यूज किया। मॉडर्न बिहेवियरिज्म, जिसके फाउंडर्स वॉटसन और स्किनर थे, वो भी ल्यूइस के आइडियाज से इन्फ्लुएंस थीं। आज की न्यूरोसाइंस में जब हम न्यूरल नेटवर्क्स, ब्रेन प्लास्टिसिटी, कॉन्शियसनेस स्टडीज की बात करते हैं, तो हम बेसिकली उसी फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं जिसकी फाउंडेशन ल्यूइस ने रखी थी। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि ल्यूइस ने साइंटिफिक अप्रोच को साइकोलॉजी में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि माइंड को स्टडी करने के लिए हमें एम्पिरिकल एविडेंस, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग यूज करना चाहिए। फिलॉसफी और रिलीजन की स्पेकुलेशन से काम नहीं चलेगा। आज साइकोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है और इसकी शुरुआत ल्यूइस जैसे पायनियर्स ने की थी। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इस सब नॉलेज का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है? ल्यूइस की इनसाइट्स को हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? पहली बात, अगर माइंड फिजिकल हेल्थ पर डिपेंडेंट है तो फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, हेल्थी डाइट, ये सब डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं आपके मेंटल परफॉर्मेंस पर। यह कोई न्यू एज फिलॉसफी नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है जो ल्यूइस ने 150 साल पहले पॉइंट आउट किया था। दूसरी बात, एनवायरनमेंट मैटर्स। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका माइंड भी नेगेटिवली अफेक्टेड होगा। अगर आप पॉजिटिव, स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपकी मेंटल ग्रोथ होगी। इसीलिए आपको अपने फ्रेंड्स, योर वर्क प्लेस, योर होम एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करने चाहिए। तीसरी बात, कंटिन्यूअस लर्निंग इंपॉर्टेंट है। माइंड एक मसल की तरह है, यूज करेंगे तो स्ट्रांग होगा, नहीं तो वीक हो जाएगा। ल्यूइस ने कहा था कि मेंटल फैकल्टीज को कंटिन्यूअसली चैलेंज करना चाहिए। नई स्किल्स सीखिए, नई बुक्स पढ़िए, नए एक्सपीरियंसेस लीजिए। चौथी बात, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करिए। ल्यूइस ने कहा था कि जब आप अपने माइंड की वर्किंग को समझते हैं तो आप उसे बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन जैसी प्रैक्टिसेस से आप अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है जो ल्यूइस ने हाईलाइट किया था, क्रिएटिविटी और इनोवेशन कैसे वर्क करती है। उन्होंने कहा कि न्यू आइडियाज एक्चुअली ओल्ड आइडियाज के नॉवल कॉम्बिनेशंस हैं। क्रिएटिव माइंड वो है जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अनएक्सपेक्टेड वेज में कनेक्ट करता है। ये इंसाइट आज भी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में यूज होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, डिजाइन थिंकिंग, इनोवेशन वर्कशॉप्स, सबके पीछे यही प्रिंसिपल है कि आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को न्यू वेज में कंबाइन करके कुछ नॉवल क्रिएट कर सकते हैं। ल्यूइस ने यह भी कहा था कि क्रिएटिविटी के लिए डाइवर्स एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिर्फ एक फील्ड में काम करेंगे तो आपके पास लिमिटेड मटेरियल होगा, लेकिन अगर आप डिफरेंट फील्ड से नॉलेज लेंगे तो आप यूनिक कनेक्शंस बना सकेंगे। स्टीव जॉब्स ने भी यही बात कही थी, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। यह आइडिया एक्चुअली ल्यूइस से आई थी। अब कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात करते हैं। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली ल्यूइस के विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि माइंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सिस्टम है। आज हम कंप्यूटर्स बना रहे हैं जो एग्जैक्टली यही काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो ल्यूइस ने किया था। उन्होंने कहा कि ह्यूमन माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर नहीं है,
वो इमोशनल, क्रिएटिव और सोशल भी है। ये एस्पेक्ट्स प्योरली लॉजिकल सिस्टम्स में रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। मॉडर्न एआई रिसर्चर्स इसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं। हमने चेस प्लेइंग, इमेज रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में ह्यूज प्रोग्रेस की है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सोशल अंडरस्टैंडिंग अभी भी डिफिकल्ट एरियाज हैं। ल्यूइस ने प्रिडिक्ट किया था कि आर्टिफिशियल माइंड्स पॉसिबल हैं, लेकिन वो ह्यूमन माइंड्स के एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होंगे। वो डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होगी। आज हम देख रहे हैं कि एआई कुछ एरियाज में ह्यूमंस से बेटर परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ एरियाज में बहुत वीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते टाइम हमें एथिकल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। पावरफुल टेक्नोलॉजी हमेशा गुड के लिए यूज नहीं होती। हमें इंश्योर करना चाहिए कि एआई ह्यूमैनिटी के बेनिफिट में काम करे। आज जब हम एआई एथिक्स की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस इन मशीन्स की डिबेट करते हैं, तो हम बेसिकली उसी टेरिटरी में जा रहे हैं जिसे ल्यूइस ने एक्सप्लोर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम आर्टिफिशियल माइंड्स क्रिएट करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके साथ एथिकल बिहेवियर करें। ल्यूइस की एक और प्रेडिक्शन थी कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सोसाइटी को फंडामेंटली चेंज करेगी। जैसे प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज किया, जैसे टेलीग्राफ ने कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज किया, वैसे ही माइंड एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगी। आज हम स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। अब एक फिलोसॉफिकल एंगल भी देखते हैं। ल्यूइस ने मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैटर और माइंड सेपरेट नहीं है, बल्कि सेम रियलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये आइडिया आज क्वांटम फिजिक्स में भी एको होती है। मॉडर्न फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को सेपरेट नहीं किया जा सकता। कॉन्शियसनेस और फिजिकल रियलिटी इंटरलिंक्ड हैं। ल्यूइस ने कहा था कि जब हम नेचर को स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हम अपने माइंड को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परसेप्शन रियलिटी को शेप करता है। अब इस किताब के लिमिटेशंस के बारे में भी ऑनेस्ट होना चाहिए। ल्यूइस का ज़माना 19वीं सदी था और उस टाइम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्रिमिटिव थे। बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन थीं जो आज हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन रिमार्केबल बात यह है कि उनकी मेजर इंसाइट्स बिल्कुल सही निकली। ब्रेन इमेजिंग, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब फील्ड्स ने ल्यूइस के प्रेडिक्शंस को कंफर्म किया है। आज हम जानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स एक्चुअली ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में स्पेसिफिक ब्रेन सर्किट्स अफेक्टेड होते हैं। डिप्रेशन में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है। अल्जाइमर्स में ब्रेन टिश्यूज डीजेनरेट होते हैं। ये सब ल्यूइस के फिजिकल बेसिस थ्योरी को सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी सीखा है कि ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। थेरेपी वर्क्स, सोशल सपोर्ट हेल्प्स, लाइफस्टाइल चेंजेस मेक डिफरेंस। ये भी ल्यूइस के होलिस्टिक अप्रोच को वैलिडेट करता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में हम ल्यूइस के आइडियाज़ को देख सकते हैं। मॉन्टेसोरी मेथड में चिल्ड्रन को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टेम एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग को एम्फसाइज किया जाता है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी ये प्रिंसिपल्स यूज होती हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस होता है। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में कोलैबोरेशन स्किल्स डेवलप करते हैं। इनोवेशन वर्कशॉप्स में क्रिएटिव थिंकिंग एनकरेज करते हैं। थेरेपी और काउंसलिंग में भी ल्यूइस के इंसाइट्स का यूज होता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी माइंड और बिहेवियर के कनेक्शन पर बेस्ड है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करती हैं। फैमिली थेरेपी में सोशल एनवायरनमेंट को एड्रेस किया जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर ल्यूइस आज होते तो वो क्या कहते? मॉडर्न न्यूरोसाइंस के डेवलपमेंट्स को देखकर वो कैसे रिएक्ट करते? मुझे लगता है कि वो बहुत एक्साइटेड होते। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स से हम लाइव ब्रेन एक्टिविटी देख सकते हैं। जेनेटिक स्टडीज से हम हेरेडिटरी फैक्टर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी से हम ब्रेन केमिस्ट्री मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो प्रॉबेबली वार्न भी करते कि टेक्नोलॉजी के साथ विजडम भी चाहिए। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना गुड है, लेकिन ह्यूमन नेचर को फंडामेंटली चेंज करने की कोशिश डेंजरस हो सकती है।
ल्यूइस बैलेंस के बिलीवर थे। उन्होंने कहा था कि साइंस पावरफुल टूल है, लेकिन उसे एथिकल कंसिडरेशंस के साथ यूज करना चाहिए। आज जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्रेन एनहांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, तो ल्यूइस की ये वार्निंग्स बहुत रेलेवेंट हैं। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड सिर्फ एक ओल्ड बुक नहीं है, ये एक विजनरी वर्क है जो आज भी रेलेवेंट है। ल्यूइस ने जो क्वेश्चंस रेज किए थे, वो आज भी हमें चैलेंज करते हैं। क्या कॉन्शियसनेस मशीन में क्रिएट हो सकती है? क्या फ्री विल एग्जिस्ट करती है? एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना चाहिए? ये सब क्वेश्चंस आज भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं है। आप इंटीग्रेटेड बीइंग हैं। आपकी थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स सब कनेक्टेड हैं। फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है और मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट नहीं करने चाहिए, होल पर्सन को ट्रीट करना चाहिए। इंडिविजुअल को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये विजडम आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न लाइफ में हम ऑफ्टन फ्रैगमेंटेड अप्रोच लेते हैं। वर्क अलग, हेल्थ अलग, रिलेशनशिप्स अलग, हॉबीज अलग। लेकिन ल्यूइस की इंसाइट ये है कि सब कुछ कनेक्टेड है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, इन सब का सॉल्यूशन भी होलिस्टिक अप्रोच में है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल ट्रेनिंग, सोशल कनेक्शन, मीनिंगफुल वर्क, सब मिलकर हेल्थी लाइफ बनाते हैं। और यहां पर वो सीक्रेट आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ल्यूइस की बिगेस्ट इंसाइट ये थी कि माइंड पैसिव रिसीवर नहीं है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। आप अपनी रियलिटी को एक्टिवली क्रिएट करते हैं। आपके थॉट्स, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस आपके एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं। सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करते, आपका रिस्पॉन्स सर्कमस्टेंसेस को डिफाइन करता है। ये पावर आपके माइंड में है और आप इसे डेवलप कर सकते हैं। ल्यूइस ने कहा था कि नॉलेज पावर है, लेकिन सेल्फ नॉलेज अल्टीमेट पावर है। जब आप अपने माइंड की वर्किंग को समझते हैं, तो आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड का कंप्लीट एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ल्यूइस के आइडियाज़ आज भी उतने ही पावरफुल हैं जितने 150 साल पहले थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो साइकोलॉजी या फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते रहते हैं। कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो के बाद आपके माइंड के बारे में क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। क्या आप ल्यूइस के आइडिया से एग्री करते हैं? कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस, फ्री विल, एजुकेशन, साइकोलॉजी, तो कमेंट्स में सजेस्ट करिए। हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस नॉलेज को सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज न बनाइए, इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। अपनी फिजिकल हेल्थ का केयर करिए, कंटिन्यूअस लर्निंग करिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करिए। रिमेंबर करिए, आप सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, क्रिएटर हैं। अपनी रियलिटी को एक्टिवली शेप करिए। ल्यूइस ने यही मैसेज दिया था, और यही मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना केयर रखिए और ग्रोइंग रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।